Good evening, everyone. We are back with another educational series for our viewers on HCH Educational Series webinars. आज हम एक बहुत ही important topic discuss कर रहे हैं, जिसकी I think importance हमें कोविड की second wave में समझ में आई, right? कोविड की second wave में समझ में आई कि ऑक्सीजन, which was always available in the environment, हम पढ़ते थे स्कूल में 21% है, ऑक्सीजन की कमी थोड़ी कभी हो सकती है. ऑक्सीजन तो सिर्फ अस्पताल के अंदर चाहिए. While we were doing home ICUs, while we were treating patients on BiPAPs, ventilators at home, we had found out very innovative ways of getting this oxygen, high flow oxygen beyond room air to the patients at home. लेकिन जब हॉस्पिटल में बेड नहीं बचे, जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने लग गई, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स SOS भेजने लग गए, टैंकर्स मूव करने लग गए एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो लोगों को लगा अब तो घर पे ऑक्सीजन चाहिए. पर जब घर पे ऑक्सीजन चाहिए थी, तो कौन सा सिलेंडर, कितने लीटर का सिलेंडर, कितने लीटर की ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मेडिकल ग्रेड, नॉन मेडिकल ग्रेड, क्या डिफरेंस है इनमें, और फिर कैसे इसकी मेंटेनेंस, अपकी कौन सा पानी डालना है, कौन सा नहीं डालना है, एंड द राइट यूसेज ऑफ द मास्क सो दैट यू डिलीवर द राइट ऑक्सीजन. इन बहुत सारी चीजों के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि भगवान ना करे पर फिर भी सुनने में आता है कि थर्ड वेव आ सकती है, एंड वी वांट आवर व्यूअर्स टू बी रेडी फॉर दैट. दिस टाइम हमें चूक नहीं चाहिए, हम कोई जिंदगी को वेस्ट नहीं करना चाहते. दूसरा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो फिर से हमारा स्नोरिंग और स्लीप एपनिया वाला टॉपिक है, और इस सबको करने के लिए आज हमारे पास हैं डॉक्टर अनिमेश आर्या फ्रॉम द कैपिटल विच सॉ द वर्स्ट आउटकम्स इन द सेकेंड वेव. सो मेरे साथ हैं डॉक्टर अनिमेश आर्या, हेड पल्मोनोलॉजी, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली. He's a senior consultant and head of respiratory medicine. He also heads ASRA, Center for Chest Diseases, Allergy and Sleep Disorders. Has more than 38 years of experience. Is alumnus from the prestigious Maulana Azad Medical College and has done his MD respiratory diseases from University of Delhi. Numerous conferences, guest speakers, workshops, paper publications. He specializes in COPD, asthma, tuberculosis, pneumonia, lung cancer, sleep disorders, and the list can go on and on. But I think अभी तो सबसे ज़्यादा specialization COVID और post COVID में है. He is also the member of Indian Society of Respiratory Infection, National College of Chest Physicians, Indian Medical Association, Associations of Physicians of India. He has been accredited with various and numerous awards, and has also done his bronchoscopy program at Cincinnati Children's Hospital, USA, with Dr. Ari Wood, which is the best names in the world. I welcome you, Dr. Animesh Arya. Thank you, Gaurav, and very good evening. नमस्कार सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विशेष सेमिनार कहने या एक वेब पेज पे, जिसमें जैसा गौरव जी ने बताया आपको कि हम एक कॉमन पार्लेंस में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे रश नहीं किया जाए, ऑक्सीजन के प्रति घबराया नहीं जाए, और इन द सेम टाइम कम ऑक्सीजन वाले व्यक्ति को तुरंत और सही इलाज मिले, और किस गलतियों का हमने सामना किया, किस गलतियों को हमने सुधारा, या अभी भी हमारे मन में काफी ऐसे भ्रम है या देयर आर मिथ्स एंड सर्टेन एप्रीहेंशंस अबाउट यूजिंग ऑक्सीजन. भाई मेरा पेशेंट 20-25 दिन से ऑक्सीजन पे है, घर पे आने के बाद भी ऑक्सीजन पे है, तो क्या इतनी ज्यादा ऑक्सीजन उसके लिए सही है? एम आई यूजिंग द राइट apparatus एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ apparatus, और क्या क्या चीजें हम ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में इस समय सही ढंग से अपने पेशेंट की ऑक्सीजनेशन या स्वयं अगर हम कुछ ग्रस्त हैं अपनी ऑक्सीजन बेहतर करने के उपाय कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. और आगे जैसा गौरव ने कहा कि भविष्य में भगवान ना करे और कोई भी ना चाहे, ना गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल या एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरह की एक लिटरली जिसको हमने प्रलय के रूप में देखा, पर्टिकुलरली अपने नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली में, जो कि वर्स्ट अफेक्टेड था सारे के सारे देश में, जहाँ कोई बिस्तर की उपलब्धि नहीं थी और ऑक्सीजन की कमी रही और काफी लंबे अरसे तक रही, और उसको फिर भी काफी अच्छे ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन ने या लोगों ने स्वयं एक आपसी मेल भाव करके, नॉलेज गेन करके, हम लोगों से पूछ के, मेडिकल फ्रेटर्निटी से मिल के एक ओवरकम किया. उसके बारे में ही जानेंगे. तो सबसे पहले टू बिगिन विद ऑक्सीजन, though it is available in atmosphere at about 20.9 or roughly 21%,
सो आजकल जब भी पेशेंट पूछता है मेरे से कि भाई ऑक्सीजन सर इससे ज्यादा की जरूरत क्या है, तो इट्स अ वेरी rather I would say funny answer I try to give कि भाई भगवान ने अपना कॉन्सेंट्रेटर देखो 21 पे रखा हुआ है, और अगर उसने अपना कॉन्सेंट्रेटर थोड़ा सा भी कम कर दिया तो त्राही मच जाएगी। तो सिमिलरली एक मरीज के साथ यही सिचुएशन हुई कोविड में कि उसकी ऑक्सीजन कम होती गई और वो हम ध्यान नहीं दिया, और हमने चाहा कि शायद 92 से ऊपर आ जाए, फिर भी नहीं आई, और हम 88 पे भी हमने एक्सेप्ट किया अगर जरूरत थी। पर उसकी व्यक्तिगत तौर से ऑक्सीजन हमेशा एटलीस्ट 94% से ऊपर रहनी चाहिए, इफ नॉट इवन 96 और 99। 92 का आंकड़ा भी थोड़ा सा हमारे पेशेंट्स में कम रहा। सो our oxygen by way of natural means, by way of our sun god, elements in the air, earthen atmosphere should remain at 96, 99, 100% and not less at all points of time. So this should be very very clear। हर एक व्यक्ति के मन में एक जो भी शंका है कि नहीं मेरा काम भाई कम ऑक्सीजन से चल जाएगा, या मेरी ऑक्सीजन 94 है तो ठीक है, नहीं, वहां कहीं ना कहीं एक अलार्म साउंड होना चाहिए, और उसके बारे में आगे तफसील या तहकीकात करनी चाहिए कि क्या कारण है कि भाई मेरी ऑक्सीजन क्यों नहीं कम पूरी हो रही है, कम क्यों रह रही है। मेरे पिताजी की, मेरे माताजी के जो एल्डरली हैं वो चलने में हाँफ रहे हैं और फिर देखा गया कि ऑक्सीजन कम हो रही है। तो ये हमें किसी को ज्ञान तो था पर इतना एक्सप्लिसिट या समूह ज्ञान नहीं था जिसके बारे में हम जागरूक थे कि ऑक्सीजन मेजर कैसे करें, पल्स ऑक्सीमीटर से करें, और उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कम ऑक्सीजन के, उसको पहचाने और तुरंत एक्शन। सर एग्जैक्टली हम लोग ये कोविड के उसमें बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे नॉन कोविड पेशेंट भी हैं जिनको कि ऑक्सीजन की थेरेपी पहले भी पड़ती थी। शायद पल्स ऑक्सीमीटर की यूसेज तब इतनी रैम्पेंट नहीं थी जितनी अब है कोविड के कारण। तो मेरा आपने एक ओवरव्यू दिया ऑक्सीजन थेरेपी पे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि किस तरीके के पेशेंट, कोविड एंड नॉन कोविड, को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ती है और कब? सबसे पहले हमें गौरव जी ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन क्या करती है बॉडी में। सो ऑक्सीजन इज एसेंस ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन और पानी और बाकी जो नाइट्रोजन एलिमेंट्स है दे मेक अप द बॉडी। एंड अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा जो बेसिक न्यूनतम या सूक्ष्म जो सेल है, द माइन्यूटेस्ट ऑफ द सेल इन एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, इट स्टॉप्स टू फंक्शन और इट डिक्रीजेस इट्स फंक्शन। एंड उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम एटीपी कहते हैं, adenosine triphosphate, ATP is produced as a result of combustion of carbohydrate with effect of oxygen। मतलब किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और फ्यूल जब जलता है तो आग या एनर्जी पैदा होती है। वेरी सिंपल इन कॉमन टर्म्स। तो सिमिलरली बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट्स या फैट या फाइनली अगर प्रोटीन्स भी यूज होते हैं तो उसके कंबशन या उसकी यूटिलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारा सारा सिस्टम चलता है। तो जिस किसी भी प्रतिक्रिया या बीमारी या अवस्था से ऑक्सीजन न रहे एटमॉस्फेयर में, नंबर वन, या तो जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाएं, आपने देखा होगा हम ले जाते हैं तो हमेशा पूछते हैं कि भाई ऑक्सीजन वहां लेके जाएं, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या करें। तो हम यही जवाब देते हैं कि 1 दिन या 2 दिन आप एक्लिमेटाइज होइए और फिर उसके बाद ऑक्सीजन घूमिए, धीरे धीरे घूमिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन कमी है तो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करिए और फिर भी रेस्ट करिए। वहां ऐसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप 16,000 फीट से ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली हमेशा आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये तो हुई एक नॉर्मल व्यक्तिगत या ह्यूमन बीइंग की अवस्था। अब आते हैं डिजीज में। ऑक्सीजन कम पड़ती है जब बॉडी का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन जितनी मात्रा में हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है वो पहुंचाने में संभव अपना प्रक्रिया नहीं कर रहा हो, जैसे कि कार्डियक डिजीजेस में, या सेकेंडरी होती है लंग्स डिजीजेस में, जिसमें कि प्राइमरली हमारा सीओपीडी आता है, या स्लीप एपनिया आता है, या रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू एनी कॉज, जैसे सीवियर निमोनिया जो कोविड का निमोनिया था, या आज से कुछ सालों पहले और हर साल हम देखते हैं कि फ्लू या स्वाइन फ्लू के निमोनिया होते हैं या बैक्टीरियल निमोनिया होते हैं। सिमिलरली एक कंडीशन होती है जो कोविड में भी पाई गई जिसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो लंग एम्बोलिज्म या लंग की जो मेन आर्टरी जो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए या ऑक्सीजन में क्लैरिटी लाने के लिए ब्लड
जो हार्ट से लंग में भेजता है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है या उसकी ब्रांचेस में क्लॉटिंग हो जाती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है। या किसी वजह से हमारा लंग डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे पोस्ट इन्फेक्शन या टीबी की वजह से, या पोस्ट कोई इंजरी की वजह से, या बड़े शरीर की बनावट की वजह से। तो ये तो हो गए लंग्स और हार्ट की काजेज, हार्ट फेलियर, वेल्वुलर डिजीज, एस्मा, सीओपीडी, सीवियर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। एक अनदर डिजीज जो कि काफी सीरियस नेचर से आगे आ रही है, और गौरव वुड एग्री कि उनके पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स अब आने लग गए हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म में ILD कहते हैं या IPF कहते हैं। तो कोई भी आपसे कहे कि भाई मेरे को ILD है, तो आपकी रियली में एक चौंकाने वाली स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि ILD एक प्रोग्रेसिव या आगे वर्ष या बढ़ने वाली बीमारी है, जिसका पूर्णतया उपचार संभव नहीं है, और उसमें एंड में ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। और सिमिलरली इस तरह से तीसरा एक अधिक कारण होता है, जिससे ट्रॉमा या आपके ऑक्सीजन कोई लंग्स की या इंजरी हो गई लिम्ब में, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, या आपकी गैंग्रीन हो गई, या ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तो ये 3 प्रमुख कारण है, उसमें मेनली कार्डियक और लंग्स के कारण है, और कॉमन इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड COPD, स्लीप एपनिया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, पर्टिकुलरली वायरल निमोनिया। आई थिंक यू हैव बहुत ही एग्जॉस्टिव और सिस्टमैटिक लिस्ट थी, और मुझे आपका वो एग्जांपल याद आ गया कि जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं और जब तक हवा रहती है तब तक वो लौ रहती है, जैसे ही उसको बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन काट देते हैं, तो वो लौ भी खत्म हो जाती है। तो मोमबत्ती इज द कंबस्शन, और जो हमारा न्यूट्रिशन है, और ऑक्सीजन वही है, और लौ है वो एनर्जी जो कि हमें काम कराती है। सो दैट वाज अ वेरी वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। बट सर, ये सारी बीमारियां जो आपने बोली, ये तो अब जाके लोगों को समझ आया कि पल्स ऑक्स लगा के देख लो, और पल्स ऑक्स में ही पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन। इनफैक्ट इसने बहुत सारी भ्रांतियां भी बनाई, राइट। बट हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो लोग स्मोकर्स हैं, जो कि खुद अपना लंग खराब करते हैं, या जो लोग COPD के हैं, राइट, ये लोग भी हैं जो खुद खराब करते हैं और फिर लो सैचुरेशन लेवल्स पे सर्वाइव भी करते हैं। So we have talked enough about what are the various disorders and what kind of patients need oxygen, and we all knew for ages कि hospital के अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगी। So let's say कि अगर किसी को घर पे ऐसी प्रॉब्लम है और उसे ऑक्सीजन चाहिए out of hospital setting, then what are the options available for the patients? तो सबसे पहले तो लोगों को, आज से जब हम लोग कॉलेज में थे, तो किसी को कह दो कि भाई तुम्हें ऑक्सीजन लगेगी, तो बड़ी मुश्किल से तो सिलेंडर मिलता था घर पे ले जाने के लिए। और सबसे पहला एक क्वेश्चन रिलेशन के मन में, और वो हमसे एड्रेस करता था कि सर क्या इनके बाबूजी या माताजी के दिन सीमित हैं जो इनको ऑक्सीजन लगा रहे हैं आप? क्योंकि उनको सबको यही एक धारणा थी कि भाई ऑक्सीजन लग रही है मतलब कि बॉडी का एक तरह से अंतिम समय आ गया है, सारे सिस्टम जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और शायद शरीर ऑक्सीजन ले जाने के अंदर काबिल नहीं है। तो जैसा गौरव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। काफी पेशेंट जो स्मोकर्स हैं, जो कि COPD से हैं, और जैसा मैंने कहा कि पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस या पोस्ट निमोनिया हमारे पेशेंट, जैसे आप कोविड के ही पेशेंट्स देख लीजिए, या पोस्ट स्वाइन फ्लू देख लीजिए, तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमेशा अपना इलाज हॉस्पिटल में रह के करवा भी नहीं सकते, और संभव नहीं है, क्योंकि इतनी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, और ऐसे लोगों को जरूरत भी नहीं है हॉस्पिटल में रहने की, क्योंकि वो एम्बुलेटरी हैं, या एटलीस्ट वो चल सकते हैं। नहीं भी चल सकते तो बेड पे वो ऑक्सीजन लगा के या सारी की सारी फिजियोथेरेपी और सारा सामान जुटा के घर पे रह सकते हैं। तो ऐसे में जो क्रॉनिक डेबिलिटी वाले पेशेंट्स हैं, जो बेडरिडन हैं, जिनकी स्लो ब्रीदिंग हो गई है, थोड़ा सांस कम आ रही है, या COPD जो स्मोकर्स हैं, जिन्होंने अपने लंग्स डैमेज कर लिए और लंग्स में बुलबुले जो हो बड़े हो गए हैं, और वहां से ऑक्सीजन का ट्रांसफर जो है सुचारू रूप से लंग से ब्लड में नहीं हो रहा है, तो उनके चलने में ऑक्सीजन की कमी है, तो इनको हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे घर पे भेजते हैं। या हमारे जो ओबीस पेशेंट्स हैं, जो जिनका वेट कहीं ज्यादा है, उनका लंग्स आप देखें अगर एक्सरे, तो बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज है कि बॉडी इतनी बड़ी होती है एंड लंग्स इतने छोटे से होते हैं। तो लंग्स आर सो स्मॉल बट द बॉडी इज ह्यूज, सो दे आर ऑलवेज हाइपोवेंटिलेटिंग, या उनका वेंटिलेशन जो है बहुत सीमित और छोटा होता है, इसीलिए वो थोड़ी दूर चलते हैं तो सांस कांप जाते हैं, टॉयलेट में बैठेंगे, खड़े होंगे तो हाफ जाएंगे, सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं पाएंगे।
तो हम लोग इन पेशेंट से पूछते हैं कि भी आप क्या काम कर सकते, बोले जी मैं तो सिर्फ अपना टॉयलेट जाता हूँ, खाना खा लेता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तो एक ये सिंड्रोम है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसमें इनकी सामान्यतः ऑक्सीजन हमेशा 86-88 रहती है, और हमने कहा था कि टारगेट 94 होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें जो विधियां या तरीके हमारे पास उपलब्ध है, तो एज ओल्ड हमारा एक सिंपल सिलेंडर है जो कि एक ऑक्सीजन फैक्ट्री से मिलता था, आयरन का सिलेंडर था, और उसमें वेल्व से हम उसको खोलते थे और उसमें एक फ्लो मीटर लगता था। अब ओवर द टाइम जितनी वो भारी बहुत होता था, उसको ले जाने के लिए एक आदमी साथ में चाहिए था, पेशेंट खुद तो ले ही नहीं जा सकता था। तो ग्रेजुअली पास्ट 20-25 ईयर से एल्यूमिनियम के लाइट वेट सिलेंडर्स आ गए और कई कई साइजेस में आ गए। तो लोहे के सिलेंडर प्राय 3 ही साइज के आते थे, एक छोटा सा अराउंड 4 kg का, एक उससे कोई अराउंड 12 से 15 kg का, और एक सबसे बड़ा बी टाइप सिलेंडर जो काफी अपनी हाइट से भी ऊपर था। अब वो छोटे सिलेंडर दे रेंज फ्रॉम अबाउट 1 feet in size to about 6 feet in size and in various kgs। उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, और जितना आप फ्लो मतलब लीटर्स पर मिनट के हिसाब से उसको देंगे ऑक्सीजन, वो उसमें डिपेंड करता है कितना लास्ट करेगी। अब लीटर्स फ्लो पर मिनट का मतलब ये है, एक वेल्व होता है उसमें, उसमें 1 से लेके 16 तक के उसमें माप होती है। तो जैसे आपने 1 लीटर कहा, तो ऑक्सीजन प्योर नहीं आती है, वो हवा से मिल के जाती है और उसमें पानी से मिल के जाती है। तो जो डाइल्यूशन फैक्टर है वहां से, सिलेंडर से तो देखिए पूरी ऑक्सीजन निकल रही है, आपने फ्लो कम किया तो 1 लीटर पे सिलेंडर से 1 लीटर आई, बाकी जो भी मिक्सचर होना है वो एटमॉस्फेयर से हुआ। तो फाइनली डिलीवरी जो है वो 1 लीटर पे परसेंटेज कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगी। अब ये तो हो गया परसेंटेज जो वेरी करता है 1 to 16 लीटर्स पे। पर उसके बाद हम जो मास्क लगाते हैं, जैसे कि ये एक मास्क है, ये हमने लगाया, तो इसमें नीचे से हमने जो ऑक्सीजन लगा दी यहाँ पे, तो इसमें हम कितने लीटर्स पर मिनट के फ्लो पे कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन हम दे पाएंगे। तो ये वेरी करता है 22 to 44% एक नाक की कैनुला पे, डिपेंडिंग ऑन 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीटर, उसका एक चार्ट मिलता है आपको। या ये जो फेस मास्क है, इससे आप अराउंड 45% to 50% दे सकते हैं। एक वेंचुरी मास्क आता है जिसमें कलर्ड, ये यहाँ पे अटैचमेंट कलर्ड हो जाती है, और उसमें जितने जेट के हिसाब से ऑक्सीजन निकलती है वो आपको 60% तक दे सकता है। फिर इससे ऊंचे मास्क आते हैं जिसको हम रिजर्वॉयर मास्क कहते हैं, एक बैग सा बन जाता है, गुब्बारा सा, तो जिसमें हम सांस बाहर निकालते हैं तो वापिस उसमें हवा कलेक्ट हो जाती है, उसको हम रीब्रीथ करते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और उसमें हमें फ्लो बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे कई बार छोटे सिलेंडर उसको काम नहीं करते हैं। तो देन देयर आर कॉल्ड रीब्रीदर मास्क, वेयर द ऑक्सीजन इज ब्रेथ, हम दोबारा ले लेते हैं। एक होता है नॉन रीब्रीदर मास्क, जिसमें कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है तो कम होती है। तो ये वेरी करता है 22 से लेके 80-85% तक। अब कोविड में ये हुआ कि इतनी ऑक्सीजन भी हमें पेशेंट को ठीक करने में कामयाब नहीं हुई, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स थे, उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। तो जो गौरव जी का क्वेश्चन था, तो घर में हम ऑक्सीजन सिलेंडर से सबसे पहले, या एक नई विधि है जिसको हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कहते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज अ मशीन जो कि हवा से ट्रैप करके केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन वो बनाती है। तो आपने एटमॉस्फेयर एयर का जो कॉम्पोजिशन है वो जाना होगा, 21% तो होता है हमारा ऑक्सीजन, और बाकी अराउंड 88% के आसपास होता है नाइट्रोजन, और बाकी होती है इनर्ट गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, बेरॉन, जीनॉन, इस तरह से। तो अगर उसमें से हम नाइट्रोजन किसी केमिकल प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर लें फिल्टर से, और ऑक्सीजन को आगे बढ़ा दें, उसको कंप्रेस कर दें, तो उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। डिफरेंस ये रहता है कि वो एक छोटा कंप्रेसर होता है, उसमें हायर प्रेशर पे ऑक्सीजन आप डिलीवर नहीं कर सकते, नंबर 1। और जब हायर प्रेशर पे नहीं कर सकते तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी एक अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच सकती, तो उसमें 90+3% ही रह पाता है। ये अप टू 5 लीटर्स का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है। कुछ उससे ऊपर आते हैं 8 लीटर फ्लो मिनट के, या उससे ऊपर आते हैं 10 लीटर के। उससे ऊपर भी अभी रिसेंटली ऑक्सीजन फ्लो कॉन्सेंट्रेटर्स बन गए हैं, 20 लीटर के, 30 लीटर के, 50 लीटर के, 100 लीटर्स के। नॉर्मली वी डू नॉट एडवाइज कि वो
हॉस्पिटल के बाहर यूज किया जाए, बिकॉज दे आर वेरी हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन, तो दे क्रिएट ए फायर हैजर्ड टू द पेशेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि वो बहुत उसमें ऑक्सीजन होती है, तो थोड़ी सी लौ पकड़ के वो ब्लास्ट हो सकता है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत रेस्क्यू के लिए आए, पर अगेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट की प्योरिटी कम होती है, डिलीवरी रेट एक सीमा है, तो जिससे अधिक रिक्वायरमेंट वाले ऑक्सीजन के मरीजों में लाभ नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि सिलेंडर भी लगाया और फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी लगाया, दोनों चीज लगाई, तो डबल सोर्स ऑक्सीजन। तो पहली बार पब्लिक को ये पता चला कि हॉस्पिटल में, आईसीयूज में हमें किस विपदाओं का सामना करना पड़ता है एक नॉर्मल पेशेंट में, कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो एक सोर्स, दो सोर्स, तीन सोर्स। तो वो भी सरप्राइज थे कि सर इतनी ऑक्सीजन देने के बावजूद भी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कारण तो काफी गहन होगा। और वाकई जब हम उनको एक्सरेज दिखाते थे और उसमें व्हाइट आउट लंग दिखता था, तो फिर रियलाइज होता था कि ऑक्सीजन जाने की जगह ही नहीं है। तो हम उसको कहते थे एक तरह से सीमेंटेड लंग, कि लंग जो है सीमेंट के माफिक बन गए हैं, उसमें बुलबुले बचे ही नहीं है। तो कितना भी प्रेशर, कितनी भी एफर्ट हम करें, ऑक्सीजन नहीं बन पा रही है, फिर भी जो रेजिडुअल बचा हुआ लंग है वो हेल्प कर रहा है। तो आउट ऑफ हॉस्पिटल these are few ways of cylinder, oxygen concentrator with different flow rates, oxygen cylinder with different capacity, with attachments by nasal prongs, by simple mask, by venturi mask, rebreathing mask, and then a reservoir mask. ये हम कर सकते हैं। Very, very comprehensive, sir, and in a very simple language. But sir, जितनी I think most of the people will not know this. लोगों को सिर्फ ये पता था एक सिलेंडर रख लो या एक कॉन्सेंट्रेटर रख लो। मैं कई बार लोगों को कहता था कि तुम ये रख तो लोगे, पर जब टाइम आएगा यूज करने का, तुम यूज कैसे करोगे? हाउ विल यू यूज देम एंड देन हाउ विल यू मेंटेन देम? तो सर मेरा, आपने ये जो जब ये सर्ज देखी या जब आपका एक्सपीरियंस है, इसमें क्या गलतियां करी लोगों ने ऑक्सीजन थेरेपी को यूज करने में, एंड व्हाट दे शुड हैव डन राइट टू मेक इट इफेक्टिव? तो सबसे पहले तो ये था कि एक तो पैनिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट की जो स्थिति भापनी है या असेस करना है कि वो कितना बीमार है। हर एक पेशेंट जो 92 या 94% ऑक्सीजन पे है, वो जरूरी नहीं है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी के लक्षण क्या है। तो लक्षण सबसे पहले होता है कि सबसे पहले तो हांफनी आएगी, पेशेंट को ब्रीदिंग रैपिड होगा, और उसके साथ में उसकी एंजाइटी बढ़ेगी, वो एंशियस हो जाएगा, एयर हंगर बढ़ जाएगा। जो हम डिस्निया या ब्रेथलेसनेस या सांस की परिस्थिति कहते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ ब्रीदिंग। मतलब हमारी जो श्वास की प्रतिक्रिया है, हमें ही खुद को भारी लगने लगे, तो इसका मतलब है मेरी सांस फूल रही है। चाहे अगर मैं जैसे भागता हूँ, अगर मैं एथलीट हूँ, तो मैं अगर 40 की रेट में भी सांस ले रहा हूँ, तो मेरे को अनप्लेजेंटनेस नहीं है, तो मेरे को सांस की तकलीफ नहीं मानी जाएगी। पर हाँ, अगर मेरे फेफड़े बहुत खराब हैं और मैं 2 कदम चलता हूँ और मैं 18 से 20 पे ही जाता हूँ और मेरे को एकदम हाफने लग जाती है और मेरे पसीने हो जाते हैं, तो मेरे 20 की रेट भी खराब है और मेरे को सांस फूल रहा है। तो सबसे पहले जाने की पेशेंट की परिस्थिति क्या है और उसकी बैकग्राउंड इलनेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि हर एक आदमी, बच्चे, बूढ़े, बड़े ने कहा कि भाई मेरी तो सांस फूल रही है और फट से अपना आपने ये लिया, एक मास्क लगा दिया, चल बेटा खुश हो जा, चुपचाप बैठ जा, ऐसा नहीं है। और उसके बाद आपने एक वेरी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना है कि सर ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। और क्योंकि अब ऑक्सीमीटर तो कॉमन प्लेस हो गया, हर एक घर में 2 या 3 हो गए हैं, तो आप सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाएं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को एक फ्लैट सरफेस पे फिंगर को रख दें और उसको 2 मिनट तक रखें, उसको हिलने ना दें, और उसको मतलब कांपे नहीं हो उसके साथ, और बोले देखो देखो कितना हो रहा है, ये भाग रही है, अरे अभी तो 88 थी, अभी 92 हो गई, अभी 90 हो गई, ऐसे नहीं। इसको इस तरह से पेशेंट के मन में भी पैनिक नहीं क्रिएट करना है। पेशेंट से चाहे आप उसको दूर रखें, भाई मेरे को देखने दे, कोई बात नहीं, मैं देख के बताऊंगा। जो भी एक सभ्य जिसको नॉलेज है या जो हेल्दी व्यक्ति है वो देखे, उसमें पहले पल्स रेट चेक करे और ऑक्सीजन चेक करे और कंसिस्टेंटली देखे कि हाँ भाई ये 92 से कम है। आइडियल 94, 96, 99 है, पर 92 से कम है तो एक्शन लेना है। 92 तक ठीक है, पर एक और चीज है उसमें, कैविट ये है, सोच की बात है, 92 बैठे हुए है। अगर व्यक्ति चलता है, टॉयलेट जाता है
और उसमें लक्षण होते हैं कि वो हांफने लगता है, और उसी समय हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, उस समय 86 है, 84 है, 82 है, इसका मतलब है उसके लंग्स में उतना रिजर्व नहीं है कि वो सांस पूरी ऑक्सीजन खींच पाए। तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो दो पहलू हो गए, एक तो रेस्टिंग ऑक्सीजन जो कि 92 से कम ना हो, और 92 से कम ना हो ठीक है, 94 हो, पर चलते समय तो लोगों ने बहुत बार ऐसा किया कि 6 मिनट वॉक करते रहे। 6 मिनट तक नहीं, आप बीच में भी देख सकते हैं कि आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो आप क्षतिग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये मॉनिटरिंग करनी है। फिर आपने लोएस्ट पॉसिबल उससे शुरू करना है, सबसे पहले लेजर प्रॉन्ग से करना है, और 2 लीटर पे करना है, जिसमें अराउंड 24% या 28% आ जाएगी, और उसको कम से कम आपने 5 से 10 मिनट 15 मिनट देखना है, और पेशेंट की हालत देखनी है, पेशेंट की ऑक्सीजन देखनी है। अगर उसकी जम कर जाती है 96%, और उसको बोलना है कि नाक से सांस ले, मुंह से नहीं लेना, और रैपिड ब्रीदिंग नहीं करेगा, क्योंकि देखिए आप तो क्या हुआ, मैंने हवा ली और वो यहीं तक गई, फिर बाहर निकल गई। तो उसको बोले भाई आराम से सांस लो, जिसको कहते हैं ना चिल, भाई आप शांत रहो और अपना आराम से सांस लो, देखें आपकी ऑक्सीजन बढ़ भी पा रही है कि नहीं बढ़ पा रही है। और उसको अगर 20-25 बार में 5-6 मिनट में ऑक्सीजन ठीक आने लगती है तो उसी पे मेंटेन करें, उसको छेड़े नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं है ठीक, तो आप उसको बढ़ा के ले जाएं, और अगर आपको लगता है कि नाक की कैनुला से नहीं है, तो आपको यूजुअली एक ऑक्सीजन वाला जो है मास्क देता है, वो मास्क पे आप उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मास्क हमारा जो है ये अराउंड 8 लीटर फ्लो पे जा सकता है, और उसमें हमारी ऑक्सीजन जो है वो डिलीवरी अराउंड 60% तक हम दे सकते हैं, तो उसको बढ़ाते जाएं। पर इन द मीन टाइम अपने मेडिकल प्रोफेशनल से टच में रहें कि कोई इमरजेंसी अराइज होती है तो पेशेंट को कैसे मूव करना है, और उसको वहीं स्थिर रखना है। पेशेंट को टॉयलेट जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, चाहे बेड साइड खड़े होकर उसको मेल है तो टॉयलेट कराएं, या बेड पैन में कराएं, या कमोड चेयर में कराएं। अगर आपके पास कमोड चेयर नहीं है तो आपके पास कोई चेयर ऐसी है जिसका आप सेंटर होल काट सकते हो, या कोई ऐसा स्टूल है जो आप कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, या बेड पैन है, नहीं है तो कोई आप बैग में करा सकते हो, क्योंकि पेशेंट को एक्सर्शन नहीं कराना है, आपने पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ानी है। व्हाई? फिजिकल एक्टिविटी डिमांड्स एनर्जी, एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, इफ यू डू नॉट गिव ऑक्सीजन पेशेंट विल गेट एग्जॉस्टेड। तो अगर वो थक गया और वो सांस लेने काबिल ही नहीं रहा तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज 3 थिंग्स वी मस्ट डू। एंड इफ यू हैव ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अगेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को अगर ऑक्सीजन कम है तो आप कम से ट्राई नहीं करेंगे, आप सबसे पहले पूरा 5 में ले जाएंगे अगर 5 लीटर वाला है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन थोड़ी कम जनरेट होती है, उसका फ्लो लो होता है, तो ऑक्सीजन बढ़ने में समय लगता है। तो क्रिटिकली लो लेवल पे आप उसको हाईएस्ट पे करेंगे, हाईएस्ट पे मेंटेन करके धीरे 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 एक एक पॉइंट कम करते रहेंगे 15-15 मिनट में, जहां वो 94 या 92-94 के बीच में रहे तो आप उसको मानेंगे कि यही उचित लेवल है, वहां मेंटेन कर। ग्रेट सर, ये तो आपने बताया एडमिनिस्ट्रेशन पे, पर हुआ क्या है कि घर में ऑक्सीजन लगाते लगाते लोग बायोमेडिकल इंजीनियर्स भी बन गए, राइट? तो बहुत सारी गलतियां होती हैं कि आप वेल्व कैसे चेंज कर रहे हैं, आप ह्यूमिडिफायर कैसे यूज कर रहे हैं, ह्यूमिडिफायर फट तो नहीं गया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में वाटर कौन से यूज करना है, उसे कब चेंज करना है, तो इसके ऊपर सर क्या क्या सही तरीके हैं करने के? तो सबसे पहले तो ये होता है कि ऑक्सीजन जो कंफर्टेबल ऑक्सीजन है, हवा में नमी के साथ ऑक्सीजन आती है, और जो हमारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या जो पैक्ड मेडिकल ऑक्सीजन है दैट इज विदाउट द वाटर वेपर, दैट वी मस्ट नो। तो हमें उसको वाटर वेपर से एनरिच करना है, उसके अंदर वाटर डालना है या उसको वाटर के अंदर से चलाना है, जिससे कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स भी साथ में धुएं के रूप में लेके जाके हमें कंफर्ट दे। नहीं तो ड्राइनेस से यहाँ खांसी होने लगती है, क्रस्टिंग हो जाती है सलाइवा की, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और खांसी आने लगती है, और हेडेक भी हो सकता है। तो एक लेवल ऑफ फ्लो जो है हमारे पास, हमेशा एक ह्यूमिडिफायर बॉटल होनी चाहिए ऑक्सीजन के अटैचमेंट के साथ, और उसमें हमें खोल के उसको साबुन से धो के क्लीन करके रखना चाहिए हमेशा तैयार, और उसमें प्रेफरेबली फिल्टर्ड वाटर डालना चाहिए। आरओ इज द बेस्ट। व्हाई आरओ? आरओ इज नॉट कि वो प्योर वाटर है तो लंग्स के लिए बॉडी के लिए अच्छा है। व्हाई? बिकॉज नॉर्मल पानी में कैल्शियम होता है, तो विद यूज वो कैल्शियम जमने लगता है उसमें, और वो फिर हवा के जरिए आके पूरी पाइप में कैल्शियम जम सकता है, तो उसका फ्लो कम हो जाता है।
दैट इज इम्पोर्टेंट। और जब व्हाइट हो जाता है तो क्लीन करना मुश्किल होता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज गैदर होने लगती है, तो पानी हमेशा नहीं तो कुछ झाग सा बन जाती है, उसमें डर्ट इकट्ठा हो जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका जो एक पाइप होता है डिप करता है, वो वाटर लेवल के नीचे डिप करना चाहिए, जिससे कि हवा उसमें से पानी में से होके निकल के आए। और ये देखिए कि सारे उसके जॉइंट, जो पाइप के जॉइंट्स हैं, जैसे ये पाइप का एक जॉइंट उधर लगता है, एक मास्क पे लगता है, ये टाइट हो और ये निकले नहीं। और इसमें से अगर आपको आवाज आ रही है सुर सुर सुर, क्योंकि एक साबुन का पानी लेके आप चेक कर सकते हैं कहीं लीक तो नहीं है, क्योंकि जहां लीक होगा आपका फ्लो कम हो जाएगा, डिलीवरी एट द एंड पॉइंट वुड बी लेस। आप एक भ्रम में रहेंगे कि मैं तो भाई 6 लीटर दे रहा हूँ पर ये ऑक्सीजन बढ़ नहीं रही, और पैनिक हो जाएंगे, बढ़ क्यों नहीं रही, बढ़ क्यों नहीं रही। फिर और पैनिक होगा, आप एक सिलेंडर से दूसरा बदलेंगे, क्योंकि आज की डेट में हर एक आदमी के पास 2 सिलेंडर है, पर दोनों सिलेंडर में आपके वाल्व नहीं है और ह्यूमिडिफायर नहीं है। उसको चाबी से खोलेंगे, कभी चाबी गिर जाएगी, कभी उसकी चूड़ी टूट जाएगी, कभी इतने में हाथ लगा या कुछ वो उसका स्पैनर लगा तो आपकी ह्यूमिडिफायर बॉटल टूट जाएगी, फिर बोलेंगे अरे भाई ये तो पानी खत्म हो गया, अब मैं कैसे करूं। तो ये थोड़ा सा बहुत ध्यान पूर्वक और आसान से, तो हमेशा ये रहता है जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए तो आप उसको प्रैक्टिस करिए कि यूजुअली जो चाबी लगती है वो खुलने के समय वो टाइट होता है, हमेशा नॉर्मली ये ध्यान रखना होता है। तो जब यू रोटेट इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज टाइटनिंग, whereas if you rotate the other side it is loosening up। and हमेशा जब पूरा टाइट हो जाए तब आप उसका सेंट्रल वॉल्व खोले और फिर सेकेंडरी वॉल्व खोले और देखिए उसमें बुलबुले कितने हैं। तो यूजुअली ये होता है कि आप बुलबुले अगर काउंट कर सकते हैं तो 2 से 3 लीटर होता है, अगर आपके पास नहीं भी हो और ज्यादा हो तो वो तो खैर उसमें पता चल जाता है। और कई बार एक ऐसे ट्यूब वाले भी होते हैं फ्लो, तो उसमें धीरे धीरे बढ़ा के आपको उस लाइन पे उसका जो फरूल होता है या गेंद होती है, छोटी सी छल्ला सा होता है, उसको मेंटेन करना होता है। और एकदम जैक नहीं करना, सिलेंडर में प्रेशर बहुत होता है, नहीं तो ये जॉइंट से ये फट जाता है, फट क्या जाता है, निकल जाता है और एक पटाखा सा आता है। तो पटाखे में क्या होता है कि सब लोग घर में घबरा जाते हैं कि बोले सिलेंडर फट गया, और उसमें सारी की सारी जो एक उस जगह की पूरी सैंक्टिटी है वो खत्म हो जाती है। पेशेंट भी घबरा जाता है, बोले इससे अच्छा तो मुझे ऑक्सीजन मत लगाओ, ये क्या कर रहे हो, भी सिलेंडर फाड़ दोगे, तुम गड़बड़ करोगे। तो ये चीजें आपको पहले से उसको यूज टू होए कि आपको कैसे उसको मैनेज करना है। पानी रोज चेंज करना है और फ्लो कितना रखना है, उसमें ज्यादा फ्लो से मॉइस्चर आने लगता है तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वो भी नहीं करना है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर यूज कर रहे हैं तो उसको ओपन एरिया में रखें, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसी कमरे से ले रहा है एयर, तो उस एयर को बंद नहीं होना चाहिए। प्रेफरेबली से कि आप बाहर रखें, एक लंबी पाइप का इंतजाम करें और उसको थोड़ा सा बीच में रेस्ट दें। हालांकि दे आर रेटेड टू कंटिन्यूअसली वर्क, पर प्रेफरेबली आप 5-7 मिनट का रेस्ट दें। मैन्युफैक्चरर से पूछ लें कि रेस्ट कितना मिलना चाहिए। फिल्टर उसका चोक हो जाता है, नॉर्मली 7 दिन में चेंज होना चाहिए। और आप पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, क्लोज एरिया में रह रहे हैं, लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे आपको रोज फिल्टर चेंज करना चाहिए, एटलीस्ट वॉश करके सुखा के लगा देना चाहिए। और उसको ऐसी जगह पे यूज करें जहां पे पावर सप्लाई कांस्टेंट हो, नहीं तो आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खराब हो जाएगा, आपका 40 से 70 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपने प्रीमियम पे लिया हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है पाइप की लेंथ। ये जो दूसरी है, ये पाइप की एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है जिसको कि हम कहते हैं अराउंड 7 to 8 फीट। ये बेड साइड के लिए कामयाब होती है। अब पेशेंट को भी टॉयलेट भी जाना है और आप कहते हैं हमने तो कहा कि पेशेंट को ऑक्सीजन निकालनी नहीं, तो एक आदमी बुलाओ जो सिलेंडर को लेके जाए। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पावर कॉर्ड तो छोटी है, उसको निकालोगे वहां लगाओगे और वहां से फिर पहुंचेगा नहीं, उसको बनाने में ऑक्सीजन फिर 5-7 मिनट लग जाएंगे। सिलेंडर लेके जाए, एक आदमी टॉयलेट में जाए, एक आदमी पेशेंट भी ऑक्सीजन लगाए, वो क्या क्या संभाले। तो इसके लिए अब हमारे पास लंबी पाइप्स आ गई, विच आर यूजुअली दे आर 10 feet or 3 meters, और देन देयर इज 10 meters और 31 feet। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हमें फ्लो कम नहीं होता है वहां से। वो अगर टिप पे भी उतना फ्लो है तो टिप वहां पे पेशेंट के माउथ पे भी उतना फ्लो है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट वी यूज इन ऑल द प्लेसेस इन आवर हॉस्पिटल। पेशेंट को टॉयलेट जाना है तो वी गिव देम द बेड नियर टू द टॉयलेट, और इवन सेकंड बेड, जिससे कि वो अपने आप ही उठ के चला जाए, ऑक्सीजन को थोड़ा बढ़ा ले। और एक और चीज करते हैं हम लोग
कि अगर पेशेंट की ऑक्सीजन एक बड़ी बॉर्डर लाइन लेवल पे है तो हम उसको 2 से 4 लीटर फ्लो बढ़ा देते हैं व्हेन ही हैज टू गो टू द टॉयलेट। एंड इफ ही इज वेरी इंसिस्टेंट कि उसको नहाना है, आप देखिए कि एक्सरसाइज या मेहनत कर सकता है, तो आप उसको चेयर पे बिठाएं, ऑक्सीजन पूरी करें, मेजर करें, उसको समझाएं कि भाई तेरा ऑक्सीजन ठीक नहीं है तो नहीं नहा सकता। फिर भी जिद करता है तो 2-3 मग्गे या पानी डाल के उसको वहीं पहुंच के बाहर ले आइए, क्योंकि आफ्टर ऑल पेशेंट इतने दिनों तक न नहा के भी बड़ा अनफ्रेश फील करता है। तो ये टिप्स हैं। सर आपने पूरा अपना नॉलेज एक्सपीरियंस को निचोड़ के इतने सिंपल तरीके से बताया कि यू वोंट बिलीव सर, आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 9 years। इसमें बहुत सारी चीजें थी जो मेरे को भी नहीं मालूम थी। लीव असाइड कॉमन लेमैन जिसको यूज करना है, एंड इट गिव्स अस, आई थिंक, द रोल ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन टीचिंग एंड ट्रांसलेटिंग दिस फॉर इफेक्टिव। लोग ये सोचते हैं कि मेरा सैचुरेशन प्रोब इज द ओनली वन थिंग व्हिच इज गोइंग टू टेल मी एवरीथिंग, but there is so much which goes into getting this oxygen delivered in the right quantity, optimum quantity, to have the best effect. This was literally awesome, sir. You went on and on but didn't miss a single point. So 2 quick questions, sir. One, ये आजकल बोलते हैं ये मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, ये नॉन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, दिस इज अ मेडिकल कॉन्सेंट्रेटर, इसमें क्या डिफरेंस है सर? ये डिफरेंस थोड़ा सा इसलिए आया कि जब शॉर्टेज हुई तो एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है जो कि हम गैस वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो मेडिकल ऑक्सीजन और नॉन मेडिकल ऑक्सीजन में प्योरिटी का फर्क होता है। तो अगर जो मेडिकल ऑक्सीजन 99.9% प्योर है तो दैट मे बी टू द ट्यून ऑफ 93%, 94%, और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी वेल्डिंग करते हैं तो सिलेंडर को लिटा के करते हैं, आपने देखा होगा। और जब भी वो खत्म होने लगती है उसको हिला देते हैं, जैसे हम घर में गैस का चूल्हा होता है तो गैस का सिलेंडर हिला के भाई थोड़ी सी गैस ऊपर आ जाए। तो ऑल दीज हैव ए लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट व्हिच सेटल्स डाउन बिलो एंड द ऑक्सीजन फ्लोट्स अप। इट इज टू कीप इट अबव, एंड दैट इज व्हाई एंड देन मॉइस्चराइज ऑक्सीजन वेल्डिंग में जब होती है तो वो हीट को थोड़ा कम करती है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में बहुत ज्यादा हीट, मतलब मे बी 1500 और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड वो आग निकलती है, तो उसको थोड़ा सा कूल करती है और तब वो वेल्डिंग की उसमें काम आती है। तो एक तो परसेंटेज का हो गया, एक प्योरिटी का हो गया, और ये सिर्फ इमरजेंट सिचुएशन के लिए। आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि मैं अपना हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन चला लूं, ये नहीं देखा कि मैं नर्सिंग होम चला लूं या मैं रिकमेंड कर दूं। सो रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए जब करता क्या ना मरता, जरूरत वाली बात है। तो जरूरत में लोगों ने गांव में, कस्बों में, या जहां जहां उनको जोर लगा पाए, किसी तरह से बेचारे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए, और उसमें फिर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन वो अपना फ्लो मीटर फिक्स किया, क्योंकि उनके फ्लो मीटर डिफरेंट होते हैं, हमारे फ्लो मीटर डिफरेंट होते हैं, और उसको बड़ी मुश्किल से किया और उसमें लीक होता रहा, तो फिर भी बेचारे ऑक्सीजन देते रहे। तो एक तो प्योरिटी, और ये फिर भी इन एन इमरजेंसी टिल यू गेट मेडिकल ऑक्सीजन यू शुड ऑलवेज यूज मेडिकल ऑक्सीजन, ये डिफरेंस है। और दूसरा आपने क्या पूछा था? कॉन्सेंट्रेटर में भी मेडिकल कॉन्सेंट्रेटर और नॉन मेडिकल कॉन्सेंट्रेटर आते हैं क्या? ये अभी एक्चुअली में थोड़ा सा लोगों ने कंफ्यूजन किया है इसके ऊपर। इसमें ऐसा नहीं है। उसमें भी क्या है कि जब से ये ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो सडनली कुछ लोगों ने जैसे मैंने बताया कि 50 लीटर पर मिनट, 100 लीटर पर मिनट वाले भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने शुरू कर दिए। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, वो ऑक्सीजन प्लांट्स है, माइंड यू। बेसिकली जनरेटर्स हैं। हाँ, तो दे आर जनरेटर्स, तो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं। तो उसमें अब क्या है कि इन्हें इमरजेंसी यूज अगेन गवर्नमेंट की रेगुलेशन को हम बाईपास कर देते हैं, हम उसकी रेगुलेशन को देते नहीं है, और पेशेंट या व्यक्ति या जो भी नर्सिंग वाला नीड में जो उसको हाथ लग जाता है वो ले लेता है। तो ऐसे में वो काफी कॉन्सेंट्रेटर्स या जनरेटर्स आए जिनमें कि वो प्योरिफिकेशन सिस्टम शायद डेफिशिएंट था। तो हालांकि उसमें लिखा हुआ है एक, मतलब जिसको कहते हैं ना इन बिटवीन द लाइंस या स्मॉल लाइंस में, जैसे आप म्यूचुअल फंड या LIC लेते हैं तो छोटे छोटे उसमें लिखा होता है जो पढ़ा ना जाए, और उसी में आदमी पकड़ा जाता है। तो उसमें वो भी लिखा होता है कि भाई ये मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए। आप तो उसमें लिखा होता है, तो ये लेने वाले
वाले को और यूज करने वाले को समझने की बात है, तो प्रेफरेबली वी शुड अवॉइड दैट। तो कॉन्सेंट्रेटर्स भी जो कि बने हैं उसमें वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड फ्रैक्शनेशन प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन गेटिंग आउट इज नॉट सो सेम एज अ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, तो दैट इज द डिफरेंस। Right, sir. We have already, sir, we have reached to more than 1,000 people, and 150 people have already shared this webinar. That's the level of. आप अभी सिर्फ 45 minutes हुए हैं सर. मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे ऑन ऑक्सीजन, एंड देन वील मूव टू अनदर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वेयर आपके पास स्लीप और स्लीप को इंटरप्रेट करने की भी बेस्ट कैपेबिलिटीज हैं. सो वील टेक सम टाइम देयर. सर, पोस्ट कोविड पेशेंट्स में भी सुनने को आ रहा है कि हॉस्पिटल के बाद घर जाके उनको बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन पे रहना पड़ रहा है. व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग एंड व्हाट दे शुड डू टू ओवरकम दोस चैलेंजेस? तो सबसे पहले क्या है कि आपने सुना होगा पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस हो गई है, लंग्स श्रिंक कर गए हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा मिसनॉमर है. द मेडिकल फ्रेटर्निटी इज नॉट स्टिल क्लियर कि भाई फाइब्रोसिस या लंग्स चिपक रहे हैं या श्रिंक हो रहे हैं. तो उसको एक डिफरेंट टर्म से हम जानते हैं आजकल, पोस्ट कोविड लंग सीक्वली या पोस्ट कोविड लंग चेंजेस, क्योंकि यही देखा गया है कि 97 to 98% लोगों में ये सारे के सारे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. टाइम फ्रेम नहीं पता है पर रिवर्सिबल होते हैं. तो ऐसे पेशेंट्स में हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत होती है. जब हम जैसे जैसे मैंने बताया, तो ऑलरेडी इसका पार्टली हम आंसर दे चुके हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड तय होती है जब हम निकलते हैं ऑक्सीजन हॉस्पिटल से, कि हम उस किस लेवल पे वहां पे ऑक्सीजन ले रहे थे. पर एक डिफरेंस है, वहां पे प्रेशराइज्ड सोर्स होता है ऑक्सीजन का जो आपके दीवार से आता है, वो सेंट्रलाइज लिक्विड ऑक्सीजन से आता है, और यही सोर्स आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते घर में. तो आपको जो भी कॉन्सेंट्रेटर है या जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है, प्रेफरेबली वहां लाके पहले आजमाना चाहिए कि मेरी ऑक्सीजन इस लेवल पे इतनी रहेगी जो मेडिकली मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मेरे को डिटीरिएशन नहीं होगा और मैं कंफर्टेबल रहूंगा. ऊपर से इन एक्स्ट्रा नीड, जैसे मैंने बताया, चलने में, टॉयलेट जाने में, उठने में, स्टूल पास करने में मेरी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस समय क्या वो मशीन उतने हायर रेट पे जा सकती है या सिलेंडर उसमें पहुंच सकता है, और मेरे पास उस समय उतनी ऑक्सीजन डिलीवर की कैपेसिटी है कि मैं उतना मेंटेन कर सकूं. तो दो चीजें ये है, नंबर 1. नंबर 2, और एक एडिशनल ऑल्टरनेट सोर्स और छोटा सिलेंडर होना चाहिए, क्योंकि कभी आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आप बड़ा सिलेंडर उठा के तो गाड़ी में नहीं ले जा सकेंगे, और हो सकती है इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि पोस्ट कोविड जरूरी नहीं आप स्वस्थ रहें. और ऑक्सीजन जो आपका पोर्टेबल पीओसी है वो भी नहीं काम करेगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो करेगा ही नहीं. पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कंधे वाला 2 लीटर पे वो नहीं काम करेगा. तो एक 4 केजी वाला सिलेंडर जो कि 3-1 घंटे तक चल जाता है, इवन इफ यू डू नॉट फाइंड अ बेड 1, 2, 3 प्लेसेस, एटलीस्ट आपको इतनी लीज ऑफ लाइफ दे दे कि आप एक सुरक्षित किसी भी जगह पहुंच जाओ. ये तो हो गया इमीडिएट नीड का. लॉन्ग टर्म में वही है कि आपको फिल्टर का पानी, उसका ह्यूमिडिफायर बॉटल का पानी रोज चेंज करना है. जो कैन्युला है उसको स्पिरिट से साफ करना है. अगर नाक पे लगाने की वो नॉर्मली क्रस्टी हो जाती है, नाक के सिक्रीशन जम जाते हैं, पर बहुत बार बार स्पिरिट भी नहीं की, नहीं तो वो हार्ड हो जाता है और यहाँ पे हमें चुभता है और ब्लीडिंग हो जाती है. और उसको उसमें पहले चलाने से पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन फ्लो अच्छा सा कर दें, जिससे कि उसका कोई गंध है, डर्ट है, वो निकल जाए. और अगेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को खुली हवा में रखें, और जो भी सर्विस पर्सनल है उसको एटलीस्ट 15 दिन में एक बार शुरू में चेक जरूर करा लें, क्योंकि शुरू में ही परफॉर्मेंस बेटर करती है. बाद में तो जब एक बार शुरू हो जाए तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अच्छे चलते हैं. और हमेशा ध्यान रहे कि ऑक्सीजन गिरने नहीं दे. और एक हमें पता चल जाता है कि मेरे को किस एक्टिविटी में कितने लेवल की ऑक्सीजन चाहिए, किस एक्टिविटी में कितनी नहीं चाहिए, सोते हुए कितनी चाहिए, तो वो एक लिख के रख लें. क्योंकि घर में जरूरी नहीं है कि एक ही केयर गिवर आपको हमेशा केयर करे, तो उसको लिख के चिपका लें कि भाई ये इनको सोते समय इतने लीटर है, चलते समय इतने लीटर है. इससे कि आप बार बार डॉक्टर से भी ना पूछे, वो भी परेशान नहीं हो, आप भी परेशान नहीं हो, आपके पास कोई केयर टेकर है वो भी परेशान नहीं हो, क्योंकि हर बार तो सर आप आते हो ये बढ़ा देते हो जी, और जी तो कुछ चाहिए नहीं, तो ये गलत है. तो एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए जिससे कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस रहे कि मेरी केयर ठीक हो रही है. सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट अगर कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि मेरी केयर ठीक नहीं हो रही है और सिर्फ ऑक्सीजन के चलते मैं बचूंगा नहीं, तो ये बहुत गलत.
तो पेशेंट के मन में कॉन्फिडेंस जमाना है, एंजाइटी दूर करनी है, हाइपर वेंटिलेशन दूर करनी है कि भाई गहरी गहरी सांस नहीं लो, आराम से सांस लो, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करो, क्योंकि अगर ब्रीदिंग रेट कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी ऑक्सीजन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू मस्ट आइदर बी इन अ वीडियो कंसल्टेशन विद योर फिजिशियन every 7 days at least, because then post covid period is also very important. Medicines are important क्योंकि आपने ब्लड थिनर्स लेने हैं, लंग फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने की दवाई लेनी है, कभी कभी हमें स्टीरॉइड लेना है, आप इन्वेस्टिगेशंस में खेलते रहते हो, कभी मेरा सीआरपी बढ़ गया, डी डायमर, अब ये भी इतनी सारी नॉलेज लोगों को बढ़ गई है तो उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो एक सेंसिबल नॉलेजेबल आदमी ओवरऑल मॉनिटर करे, जैसे वो टीम लीडर होता है हॉस्पिटल में, उसके नीचे चुनिंदा 1 या 2 व्यक्तियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जो भी पेशेंट है उसको समझाइए कि देखिए ये ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, आपने हॉस्पिटल में भी देखा, आप अच्छे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस जमाइए, उनका एंजाइटी लेवल दूर करिए, खाना जरूर अच्छा दीजिए, प्रोटीन बहुत अच्छा देना है, 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन हम रिकमेंड करते हैं, 80 to 100 ग्राम्स पर डे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज परमिटेड होती है। पर हाँ, जो एक और जो नेगेटिव पॉइंट जो हम लोग करते आए हैं कि पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराना। देखिए लंग एक सीमित जगह पे बना हुआ है और उसके अंदर वो चिपक गया है, अब उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम जोर जोर से सांस ले रहे हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो गलत है। टिल आवर लंग और बॉडी अलाउज वी शुड नॉट डू इट। नो रैपिड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नो कपाल भारती और रसिका और एवरीथिंग। जो पेशेंट का लेवल कंफर्टेबल है, सिर्फ नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। इसको चाहे आप दिन में 100 बार करें, चाहे 1000 बार करें। एंड अगर वो केपेबल है तो थोड़ा सा डायफ्राम ब्रीदिंग का, नाक से नाक से ना निकालें, सिर्फ that is all. This is what we do. Again, awesome, sir, with all practical demonstrations. In the last 10 minutes of this webinar, let's come to your favorite topic, sir, sleep apnea, snoring. Just give us an overview with the best tips to, as you have explained about the oxygen and post-COVID, sir. We would like to hear about your views, as you are one of the best experts in the country on sleep medicine. Why it is important to get to a doctor if you are snoring, and what are the treatment options available? So could I share some slides here? Yes, sir, please. Already I've given you the sharing rights. So is it come? No. Achha, sorry. Not yet. Is it coming now? Nice. Yeah. Now it is coming, sir. Now it is coming. Yeah. So we'll go to the spiritual. So just quickly, I'll run through sleep apnea. And so sleep apnea is a just it's taking too long to open up. Yes, now it is there. I can't see that. It's visible now, sir. Okay. So yeah, so sorry, move ahead. So sleep apnea जो है एक sleep disorder है जिसमें कि pauses in breathing होते हैं during sleep, and ये pause जो होता है कुछ सेकंडों तक लास्ट करके कुछ मिनट तक भी हो सकता है, और जब हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी ऑक्सीजन गिर जाती है। एंड सबसे ज्यादा इट इज एसोसिएटेड विद स्नोरिंग, एंड इसमें पेशेंट जब होता है व्यक्ति रात में चोक करता है, फिर वो ऐसे करने लगता है और उसमें उसकी ऑक्सीजन गिर जाती है और फिर वो उठ के एक लंबी सी सांस लेता है और फिर वो दोबारा ब्रीथ करने लगता है। तो व्हाई स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक सीरियस और क्रॉनिक डिजीज है जिसमें कि हमने आपको बताया, और यहाँ पर आप फोटो देखें तो ये तालू बड़ा है और ये जवान आके टिक गई है,
तो ना तो मुंह की हवा अंदर जा पा रही है, ना ही नाक की हवा अंदर जा पा रही है, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग है। तो अगर ये एक एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स से हम मेजर करते हैं, अगर ऐसी 5 इवेंट्स पर प्रति घंटा होती है तो ये नॉर्मल है, 5 से 15 में माइल्ड है, मॉडरेट में 15 से 30 है, और बहुत ज्यादा 30 है। तो बेसिकली ये जो फोकस है ये ट्रीटमेंट के लायक होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यूजुअली लैक ऑफ एनर्जी, हेडेक, डिप्रेशन, नाइट टाइम गैस्पिंग, ड्राई माउथ, मेमोरी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, डे टाइम स्लीपीनेस, ये तो सिम्टम्स हो गए। रिस्क कितने होते हैं? ये पेशेंट 2 टाइम या 2 गुना स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज या ब्रेन क्लॉटिंग के रिस्क के आदि होते हैं। 2 टाइम्स ऑफ सडन कार्डियक डेथ, पता चलता है कि पेशेंट रात को सोते सोते ही मृत्यु हो गई। तो सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है स्लीप एपनिया, कि सांस रुक गई, ऑक्सीजन आया नहीं, ऑक्सीजन कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ती गई, एसिड बढ़ता गया, जब एसिड बढ़ा तो हार्ट रुक गया। 5 times risks of cardiovascular mortality, that is heart attacks, arrhythmias, and other things, and 57% increased risk of road traffic accidents. ये लोग गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। So that is very very important. तो अगर ये हम इसमें ग्राफ देखेंगे, सीवियर ओएसए में हमारी मोर्टेलिटी या मृत्यु दर कितनी ज्यादा है बनस्पत नॉर्मल में, एंड प्रिवलेंस काफी ज्यादा है। जो डायग्नोज प्रिवलेंस है वो 100 में से 3 से 5 व्यक्तियों के हैं, पर इसमें यही जाना जाता है कि इसके पीछे कम से कम पूरी दुनिया में 30% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, एंड इट इज वेरी वेरी हाई कंसिडरिंग कि 30% ऑफ पीपल आर एट रिस्क ऑफ वेरियस थिंग जो हमने बताए। और इसमें डायबिटीज भी बढ़ जाती है, डायबिटीज खराब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं, बैठे बैठे सोने लगते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता, इरिटेबल हो जाता है, हमारी काफी चीजें जो है असर करती है इसमें। तो ये जैसे हमने बताया कि जो नॉर्मल व्यक्ति में ये हवा दोनों तरफ से जा पा रही है, इसमें रुक जाती है, स्लीप एपनिया होता है। एडवांसिंग एज, मेल जेंडर, ओबीस पेशेंट, और इनमें सब होता है। इसको हम कॉम्प्लिकेशन हमने देख ली। कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन दैट इज इरेगुलर हार्ट रेट, स्ट्रोक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन होता है, एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन। तो गौरव जी इसमें जानना चाहिए कि अगर हमारे को ब्लड प्रेशर की 2 से अधिक दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, और मैं अगर मोटा नहीं भी हूँ, ओबीस नहीं भी हूँ, मेरा बॉडी मास इंडेक्स इतना नहीं है, 32 नहीं है, सिर्फ 26 या 28 है, तो मुझे स्लीप एपनिया के लिए स्क्रीन जरूर कराना चाहिए। ये पूरी वर्ल्ड में जितनी हाइपरटेंसिव सोसाइटीज हैं, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटीज हैं, फिजिशियंस सोसाइटीज हैं, या जितने चेंबर्स हैं, वो ये रिकमेंडेशन बहुत ही अधिक मात्रा में देते हैं कि भाई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन which can then give rise to heart and circulatory disorders, daytime sleepiness, heart failure, coronary artery disease, atrial fibrillation, stroke, depression, everything all rests around hypertension and sleep apnea. उसका diagnosis mandatory हो जाता है, चाहे वो निकले या नहीं निकले, कोई और कारण निकले, पर इसको स्क्रीन जरूर कराना चाहिए। एंड डायग्नोसिस आता है कि हमें दिन में सुस्ती रहती है, मैं अपने काम नहीं कर पाता हूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है, और मैं बैठे बैठे सो जाता हूँ, या मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, या रेड लाइट पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो नींद आ जाती है। तब हम सारी चीजें देखते हैं, ये सारे क्वेश्चनेयर भरते हैं, जिसमें कि एक स्टॉप बैंक क्वेश्चनेयर होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ते हैं, जैसे कि आप कितनी बार सो रहे हैं, और किसने आपको ऑब्जर्व किया है कि आप बैठे बैठे सो गए हैं, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, बीएमआई आपकी ज्यादा है, एज ज्यादा है, मेल सेक्स है, नेक सर्कमफ्रेंस 17 इंच से ज्यादा है, तो ये सब चीजें जो है स्लीप एपनिया के लिए प्रीडिस्पोज करती है। एक और स्केल है एफर्ट स्लीपनेस स्केल, और फिर इसको डायग्नोज करते हैं हम एक नाइट टाइम स्लीप स्टडी से, जिसको हम कहते हैं पॉलीसोम्नोग्राफी। और इसमें हम सारे के सारे ब्रेन पैरामीटर्स, अपने सोने की क्या परिस्थिति है, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स क्या है, लेग में हम रेस्टलेस तो नहीं है, पोजीशन, ऑक्सीजनेशन, ये सारा चेक करते हैं, और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई स्लीप हमारे को डिस्टर्बेंस है कि नहीं। तो ये एक बड़ा क्लासिकल ग्राफ है, आप बड़े सब लोग ध्यान से देखें जो ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये हमारी स्टेजिंग आ रही है,
ये हमारी ब्रीदिंग पैटर्न है, नेजल फ्लो है। तो हमने 4 बार सांस ली, फिर हमारा सांस रुक गया, और गौर से देखिए 36 सेकंड सांस रुका हुआ है। इसके बाद फिर हमने 3 बार सांस ली, 38 सेकंड रुका हुआ है। ये हमने सांस ली, 40 सेकंड रुका हुआ है। तो ये 12 सेकंड या 20 सेकंड से बढ़ के पूरा 3 मिनट तक भी हो सकता है। 4 मिनट तक तो नहीं हो सकता क्योंकि वो डेंजरस हो जाता है। और इसके साथ आप ये चीज देखिए कि हमारी सांस जो पेट से और छाती से वो भी कम है। हार्ट रेट कितनी वेरी कर रही है, कभी तो 91 है, कभी 62 है, कभी वो फिर 100 के आसपास है, 80 के आसपास, फिर 62 है। तो रोलर कोस्टर राइड है इन टर्म्स ऑफ हार्ट रेट। और देन लास्टली ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन ठीक है, यहाँ कम होके वो 85 रह गई, यहाँ होके फिर 85 रह गई, ये 85 रह गई। तो ये ऑक्सीजन भी कम होती जा रही है। और ये जैसे ही हमने सांस लिया ऑक्सीजन बढ़ गई, सांस रुका तो ऑक्सीजन कम हो गई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this particular kind of a graph is hallmark of diagnosis of sleep apnea, obstructive sleep apnea. इसमें कैटेगरीज जैसे हम बता चुके हैं, और उसमें सेंट्रल स्लीप एप्निया है, मिक्स भी होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। So this is what it was to actually see कि कैसे वो होता है। And just to update everyone, 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है, एंड अभी भी ऐसा लगता है कि अरे सर आपको सुनते रहें। We already have reached to more than 1500 people, and this webinar has been shared more than 125 times. But I will not keep you waiting now, sir. I would want you to give one last message to our viewers before you proceed, sir. So basically we must adopt to a healthy lifestyle. That is very very important. और काफी सारी चीजें हैं जो कुछ अनदेखी हो जाती हैं, जैसा कि स्लीप एप्निया है जो काफी कॉमन है अबव एनी एज, मतलब अबव 25 इयर्स ऑफ एज, इवन बच्चों में होता है। और उसमें ऑक्सीजन कम होने से हमने देखा काफी विपदाओं का सामना करना पड़ता है, और मोस्ट कॉमन की लॉस ऑफ लाइफ होता है। तो हमें जागरूक रहना है अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी ऑक्सीजन के बारे में, क्योंकि स्लीप एप्निया में भी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और मेनली वही है जो पूरे शरीर को खराब करती है। और स्लीप एप्निया एक बीमारी है, और जिन व्यक्तियों को लंग्स की, हार्ट की, या कोई और बॉडीली डिफॉर्मिटी की या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और उनको लगता है कि उनकी सांस लेने में दिक्कत है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो चेक कराएं। एक ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर काफी कॉमन हो गया है, और हम ऑक्सीजन देखें और उसके बारे में पैनिक नहीं करें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑक्सीजन चेक करने तक तो सीमित ठीक है, पैनिक नहीं करें। एक सही मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टरी जांच कराएं और उसका ट्रीटमेंट फॉलो अप करें, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर ऑक्सीजन की कमी शुरू होती है तो डेफिनेटली हमारी लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है। तो सिमिलरली देखिए, हमने देखा जी स्लीप एप्निया में रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी और डेथ इज मच हायर। सिमिलरली हमने देखा सीओपीडी में ऑक्सीजन की कमी, कोविड में ऑक्सीजन की कमी, हमारे लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में ऑक्सीजन की कमी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। तो अगर हम ऑक्सीजन ठीक ढंग से लें तो बहुत जरूरी है कि हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी जिंदगी अपने सगे संबंधियों के साथ हंसते खेलते बिता सकते हैं। कम बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कम बार मॉडिफिकेशन और मेडिकेशन करनी पड़ेगी। और ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही एक पहलू है, पूरी डिजीज का एक ओवर व्यू लेना चाहिए और फिर उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल सर, जिस ऑक्सीजन को हम इतना ग्रांटेड लेते हैं वो जिंदगी की लॉ को जलाने के लिए बहुत बहुत वाइटल है। एंड कोविड मेड पीपल अंडरस्टैंड दैट द हार्डर वे, but I think all your pearls of wisdom are exceptionally good, sir. Nobody takes so much pain in explaining even those smallest things कि आपकी ट्यूबिंग कितनी लंबी होनी चाहिए, अगर नेजल क्रस्टिंग हो जाए तो उसको कैसे साफ करना है, नेजल कैनुला से कितना होएगा। This was simply, I think, one of the best educational series webinars we had. Thank you so much from the bottom of my heart, sir. Thank you so much for coming and giving time and spending time with our viewers. This is going to save a lot of lives, sir. Thank you so much.
Thank you, Gaurav. Namaskar, and all the team members of Healthcare at Home. Thank you, and all the audiences. If you have any questions, they will be posted to them. Yeah, thank you so much. We'll definitely get back to you with the questions. Thank you so much. Bye. Bye.